हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और सभी लोग कैसी पढ़ाई चल रही है? आशा करते हैं सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। जिन लोगों का बैकलॉग है तो वो कोशिश करिए अपना बैकलॉग क्लियर करने की। और कैसे क्लियर करेंगे वो भी मैंने एक बार बताया और मैं फिर आपको बता रहा हूँ। बैकलॉग क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप ये करिए कि जिनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है तो वो क्या करें, यूट्यूब पर जाएं, अपने वन शॉट वहाँ से उठा लें। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे वन शॉट लेक्चर पड़े रहते हैं बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के। तो कोशिश करो कि वो टीचर को आप उनके वन शॉट उठा लो और वहाँ से आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। जिनका मतलब क्या है कि पूरे पूरे चैप्टर ही एकदम बैकलॉग है वो ये करें। और जिनका मतलब कुछ लेक्चर की अगर बैकलॉग है, 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर इस तरीके से अगर बैकलॉग है तो वो ये कर सकते हैं कि उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे टाइम निकालिए आप थोड़ा सा। संडे है, सपोज संडे है तो संडे को आप 1 या 2 लेक्चर उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन क्या है कि जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है उसको मत छोड़ो। होता क्या है, कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि वो प्रेजेंट में जो लेक्चर चल रहा होता है, प्रेजेंट में जो सेशन चल रहा होता है उसमें क्या करते हैं, वो बैकलॉग पीछे से पढ़ देते हैं कि हाँ बैकलॉग क्लियर करें तब आगे प्रेजेंट में पढ़ेंगे। वो हमेशा बैकलॉग उनका लगा रहता है। तो ऐसा मत करिए। आप जो लाइव लेक्चर है उसको आप पर डे का पर डे उसको क्लियर करते रहिए, कुछ पढ़ने छोड़ के आप उसको भी पीछे से आप क्लियर करते रहिए। इस तरीके से आप बैकलॉग आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बैकलॉग अपनी क्लियर कर सकते हो। और रिवीजन पर पूरा ध्यान रखें, अपना रिवीजन करें अच्छे से बढ़िया से और प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप खाली बैकलॉग क्लियर करके या फिर लेक्चर देख रहे हो और उसके बाद में रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, और रिवीजन कर रहे हो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप फिर आप एकदम आपको हम यही कर सकते हैं कि आप इसको जो है एग्ज़ाम ये नीट को आप भूल जाइए, तैयारी करना छोड़ दीजिए। आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका तैयारी करने का, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा बगैर प्रैक्टिस के। होता क्या है, आप जब यहाँ से आप जाते हो, आप कॉलेज में पहुँचोगे वहाँ पर, ठीक है, आपको वहाँ एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी। जब MBBS करोगे एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिस भी कराई जाती है, फिजिकली प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रैक्टिकल आपके होते हैं, बॉडी पर प्रैक्टिकल होते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप भी होती है ताकि आपको पेशेंट को ट्रीट करना आ जाए, देखना आ जाए। क्यों? प्रैक्टिस ज़रूरी होती है कोई भी काम करने के लिए। सेम ऐसे आपका यहाँ एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ कैसे दोगे जाके एग्ज़ाम? और फिर बच्चे कहते हैं कि टाइम नहीं बचता है सर, जैसे क्वेश्चन लगा रहे होते हैं टाइम नहीं बचता है, कहीं फिजिक्स छूट गए हमारी, जो फिजिक्स से अटेम्प्ट कर रहे हैं कहते हैं कुछ बायो क्वेश्चन छूट गए या केमिस्ट्री क्वेश्चन छूट गए, कुछ रह गए, पूरा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो लैग है वो कहाँ पर लैग है, ये प्रैक्टिस में ही लैग है। आपके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ढंग से, इसीलिए आपका टाइम नहीं बच रहा है। आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, आपके हाथ एकदम बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सी बहुत साइंस रॉकेट साइंस है। तो ये कुछ समझ लो, ऐसे ये अपेंडिसेस हैं, ये तैयारी के प्रिपरेशन के ये अपेंडिसेस हैं। क्या है कि आप जरूरी हर चीज़ है, जब तैयारी करते हैं तो जितना लेक्चर देखना भी आपको जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आपको रिवीजन करना भी है, और उतना ही जरूरी है आपका प्रैक्टिस करना भी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर देख लिए, रिवीजन, अच्छा सर बोलते रिवीजन करने के लिए रिवीजन भी कर लेते हैं, और फिर जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए फिजिक्स के या केमिस्ट्री बायो के, और उसके बाद में फिर 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किया, अरे छोड़ो हटा यार, रिवीजन तो कर ही रहे हैं चीज़ें। तो ये सब मत करिए आप, रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिवीजन है वो, सॉरी रिवीजन है, उतना इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, ये प्रैक्टिस भी जरूरी है आपकी, इसलिए प्रैक्टिस को मत जाने दो। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक, तो पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ाए थे, पिछला जो लेक्चर था उसमें ये आपका चल रहा था, एक सेकेंड बहुत गर्म हो रहा है यार। तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने प्रोटिस्टा शुरू किया था। जैसे प्रोटिस्टा में आपको क्राइसोफाइट्स पढ़ा दिया था, क्राइसोफाइट्स पढ़ाया था, डेनोफ्लेजेस पढ़ाया था, ठीक है यहाँ तक। और
हाँ, यहाँ तक आपको कंप्लीट करवा दिया था। बेसिकली प्रोटिस्टा क्या था, प्रोटिस्टा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, डस्टबिन बोलते हैं किंगडम से, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है वो उठा के उसमें डाल देते हैं, इसलिए कहते हैं उसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा की एक बार आपको फ्लो से रिवीजन करवा देते हैं। और फिर उसके बाद में क्या मैंने बताया था कि प्रोटिस्टा जो होता है यूकेरियोट्स है। अगर यूकेरियोट्स है तो इसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस ट्रू है तो क्या होगा, इस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी, है कि नहीं। अगर यूकेरियोट्स है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा तो मतलब उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी मतलब प्रेजेंट होंगे वहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, ये तो मतलब ये हो गया यूकेरियोट्स होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक ये तो बताया था ना आपको, कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक कौन कौन से हैं, तो फोटोसिंथेटिक की अगर हम बात करते हैं तो क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स, इनको हम किसमें रखते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में इनको हम रखते हैं। ठीक है, और कुछ आपको मैंने बताया था, चार्ट आपको बनवाया था, ऐसे आपको मैंने चार्ट बनवाया था। फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ डिकम्पोजर्स भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो होते हैं प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्राइजोफाइट्स के बारे में बताया था और डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। क्राइजोफाइट्स होते हैं वो कौन होते हैं, डायटम्स और डेजमाइट होते हैं। डेजमाइट को हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं, और इनके ऊपर क्या होता है, सिलिका की सेल पाई जाती है, सिलिका की सेल पाई जाती है। ठीक है, ऐसे सोप बॉक्स की तरह आपको मैंने बताया भी था इस तरीके से। तो सिलिका सेल पाई जाती है इसके ऊपर, ठीक है, जो कि वो मतलब इंडस्ट्रियल होती है, उसको मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है जल्दी से। और वो क्या आती है, जमीन में से बैठती जाती है और डायटम स्टार्च बना लेती है, और उसका बहुत यूज होता है किसमें किसमें, पॉलिशिंग में, ठीक है, और ऑयल फिल्ट्रेशन में उसका यूज करते हैं, और रही ये सिरप मेकिंग में उसका यूज करते हैं। ठीक है, ये तो क्या होता है कि ये क्रायोफाइट्स की बात हो गई। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, मरीन एंड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, क्लोरोफिल ए इसमें पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फिर डायनोफ्लैजिलेट्स की, डाई मतलब दो, मतलब इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, वो भी हेटेरोकॉन्ट होते हैं। मतलब हेटेरोकॉन्ट का मतलब अलग अलग लेंथ के होंगे, वेरिएबल लेंथ के होंगे इसमें। ठीक है, एक इसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है, जबकि एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स पाई जाती है इसमें है, और ये भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। एक तो ये होगा डायनोफ्लैजिलेट्स, और एक डायनोफ्लैजिलेट्स कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स होता है वो डायनोफ्लैजिलेट्स होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये रेड टाइड कॉज करता है और टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन रिलीज करेगा जिससे जो मरीन लाइफ होती है वो क्या होती है, वो डेंजरस में चली जाती है, जिससे फिश लाइक ऑर्गेनिज्म वहां पर क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, ये तो डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया, यहाँ तक मैंने आपको उस दिन बताया था। ठीक, तो आज उसके आगे से एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और बचा था, कौन सा, यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड जो होता है वो बचा था फोटोसिंथेटिक में। उसके बाद में कौन सा है, डिकम्पोजर्स में, जो कि स्लाइम मोल्ड्स आता है। ठीक है, डिकम्पोजर्स में कौन सा आता है, स्लाइम मोल्ड्स आता है, और उसके बाद में फिर तो प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको यूग्लिनॉइड बताऊंगा, स्लाइम मोल्ड्स बताऊंगा, और हो सकता है कि प्रोटोजोन्स के बारे में भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, अब यूग्लिनॉइड जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। यूग्लिनॉइड जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और स्टिग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। तो स्टिग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है कि स्टिग्नेंट वाटर का मतलब ऐसे ठहरा हुआ पानी, जहाँ पर ऐसे पानी ठहरा हुआ होता है ये वहाँ पर पाए जाते हैं यूग्लिनॉइड, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में पहला हैबिटाट हो गया। उसके बाद में हमने एक सीरीज बताई थी आपको, इसी सीरीज में आपको भी याद करना है हैबिटाट, स्ट्रक्चर, सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट, स्टोरेज फूड और रिप्रोडक्शन। इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, और फिर कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच रहे हैं वो आपको लिखवा देंगे। तो उस हैबिटाट हो गया। उसके बाद में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में इसके ऊपर क्या होती है, एक पेलिकल की एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, पेलिकल की लेयर पाई जाती है जो कि प्रोटीन रिच लेयर होती है, और ये बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। किसमें, यूग्लिनाइट जो होते हैं, यूग्लिना में बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। कौन, प्रोटीन रिच लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। ठीक है,
सेल वॉल की बात रही तो सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल की जगह पे ये प्रोटीन रिच लेयर जो लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर वो पाई जाती है, ये सेल वॉल हो गया। अब फ्लैजिला की बात रही, अब फ्लैजिला आप देखे होंगे एनसीईआरटी में फिगर बना है, ठीक है, तो उसमें दिखाया गया है, उसमें तो स्पष्ट दिखाया गया है कि एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है फ्लैजिला, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला बोलेंगे। हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रोकॉन्ट, ठीक है, वेरिएबल लेंथ के होते हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, वेरिएबल लेंथ के फ्लैजिला पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, फ्लैजिला हो गया। उसके बाद पिगमेंट की बात रही, अगर पिगमेंट की बात करते हैं तो पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाता है, हायर प्लांट लाइक इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर क्लोरोफिल ए पाया जाएगा वहां पर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये यूग्लिना अगर सनलाइट प्रेजेंट है तब वहां पर क्या होगा कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे, अपना ये अपना फूड ही खुद बनाते हैं, अगर क्या वहां पर अगर लाइट प्रेजेंट है तब, क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल ए है, ये ऑक्सीजन की फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अगर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो मतलब अपना खाना ये खुद बनाएंगे ये। और रही बात अगर सनलाइट नहीं है तब ये हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं और ये जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर फीड करते हैं ये फिर, इसलिए क्या कहते हैं इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के बीच, कि इनको कड़ी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों की तरह बिहेव करता है, प्लांट की तरह बिहेव करता है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, और सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तब ये कैसे एनिमल की तरह भी बिहेव करता है ये, ठीक है, सनलाइट प्रेजेंट है तो प्लांट की तरह बिहेव करेगा और सनलाइट एब्सेंट है तो ये एनिमल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये जो होता है हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं ये, इसीलिए कहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, इनमें दोनों की तरह जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसलिए इनके जो न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की तरह में न्यूट्रिशन पाया जाता है, प्लांट की तरह भी और एनिमल की तरह भी, ठीक है। और जो इनमें जो स्टोरेज फूड होता है उसको हम बोलते हैं पैरामाइलिन, पैरामाइलिन बोलते हैं, ठीक है। अब रही बात रिप्रोडक्शन की, ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो वहां पर यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पाया जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, बस इतना सा ये यूग्लिनाइड है। और मैं आप इस बात को मान लीजिए कि यहाँ से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, एनटी वाले इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और मैं आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से बना के मैं दे देता आपको, पूरे के पूरे क्वेश्चन भी करवाता और मैं बताता कैसे, मतलब दिखाता आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मिसलेनियस भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, डायनोफ्लिजिएट्स, क्राइजोफाइट्स सबको एक साथ में रख के पूछ सकते हैं, सबके करेक्टर्स पूछ सकते हैं, ठीक है, इनकरेक्ट को लेकर पूछ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको नहीं बता सकता हूँ, यहाँ पर केवल आपको मैं थ्योरी समझा सकता हूँ, ठीक है। तो जितना मैं थ्योरी बता रहा हूँ आप उतना ही समझ लोगे तो बहुत कुछ समझ लोगे आप, ठीक है। अब रही बात, ये तो यूग्लिनाइड की बात हो गई, उसके बाद में अगर हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं तो जैसे आप पढ़े थे वहाँ पर मुंड्रा में आपको बताया था माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की कुछ लाइनें जो होती हैं वही जो एनटीए में पूछी जाती है, एनटीए पूछता है नीट के एग्जाम में वही पूछता है, इसी तरीके से स्लाइम मोल्ड्स जो है वहाँ पर भी जो उसकी लाइनें हैं वो आउट हैं, मतलब अगर क्वेश्चन बनेगा तो उन्हीं लाइनों से बनेगा। कैसे बनेगा? जो स्लाइम मोल्ड्स होता है बेसिकली वो क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, डिकम्पोजर होता है वो, ठीक है, ये क्या है, डिकम्पोजर है, हेटेरोट्रॉफिक है। ये क्या होता है, जैसे कि कोई प्लांट है उसकी टहनी गिर गई, टूट गई, पत्ती गिर गई, टूट गई उसके, ये उस पर ग्रो कर जाता है और उसको डिकम्पोज कर देता है, ठीक है, ये क्या होगा, उसके ऊपर ग्रो कर जाएगा और उसको डिकम्पोज कर देगा, इस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इन केस पहले तो देखो ये क्या करेगा, ग्रो करेगा उसके ऊपर और ग्रो करेगा, प्लाज्मोडियम बनाता है ये, उसके ऊपर पत्ती के ऊपर ग्रो कर जाएगा और ये प्लाज्मोडियम बना लेगा, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम जब बना लेता है तब क्या होता है, लेकिन अब प्लाज्मोडियम तो बन गया, अगर वही प्लाज्मोडियम जब बन जाता है उसके बाद अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, इसके प्रतिकूल परिस्थितियां अगर आती हैं इसके सामने,
जो स्लाइम मोड्स होता है इसके सामने अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आ जा रही हैं, तब ये क्या करता है, जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, और डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है, फ्लोटिंग बॉडी बनाता है ये, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी बना लेगा। अब यही जो फ्लोटिंग बॉडी होती है, इसके ऊपर क्या होते हैं, फ्लोटिंग बॉडी की टिप पर ऊपर क्या होते हैं, जैसे कि सपोज मान के चलो ऐसे फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग बॉडी है, ठीक है, तो ऐसे टिप पर कैसे स्पोर बन जाते हैं, ऐसे ऐसे क्या होते हैं, स्पोर, ऐसे स्पोर बन जाते हैं, ऐसे स्पोर इसके ऊपर, फ्लोटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, इसकी टिप पर, फ्लोटिंग बॉडी की टिप पर स्पोर इकट्ठा हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखो कि स्पोर जो होते हैं वो कभी, जब भी स्पोर बनते हैं तो लगभग वो अनफेवरेबल कंडीशन ही होती है, स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं लगभग। क्यों? क्योंकि स्पोर के ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर जो उसकी वाल होती है स्पोर की है, आप ये चीज आप एंजियोस्पर्म में भी पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे ये चीज, जहां पर स्पोर बन रहा है उसके ऊपर जो उसकी वाल होती है वो रेजिस्टेंट होती है, इसीलिए क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनते हैं, जहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन होती है। आप मोन्ड्रा में पढ़े थे, आपको यहाँ पर ही पढ़ा रहे हैं कि स्पोर बनते हैं इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अब क्या होता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बने हैं वो स्पोर क्या होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, ट्रू वॉल होती है जो रेजिस्टेंट होती है, वैसे पड़े रहते हैं, ये काफी लंबे समय तक पड़े रहते हैं इसी तरीके से। और जैसे ही वैसे तो क्या होगा कि मतलब ऐसे स्पोर बने हैं ये और वहां पर पड़े हैं, फिर एयर के थ्रू ये इस तरीके से स्पोर यहाँ पर ऐसे लगे हैं, ठीक है, इस तरीके से एयर स्पोर लगे हैं। अब यही स्पोर क्या करते हैं, एयर के थ्रू से डिस्पर्स कर जाते हैं, ये स्पोर ऐसे है, यहाँ पड़ा हुआ स्पोर ऐसे, ठीक है। अब एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स कर गए, अब यहाँ पर पड़ा है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये स्पोर जनरेट कर जाएगा। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती है, किसकी, स्लाइम मोल्ड्स की, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। स्पोर क्या होती है, एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स कर जाते हैं और वहां पर जाके फिर से वो जनरेट हो जाते हैं, अपना फिर से वही अपना पूरा लाइफ साइकिल क्लियर, आगे की लाइफ साइकिल चलाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया। अब इसमें आपको मैंने बता ही दिया सब कुछ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं यूग्लिनाइट। सबसे पहले क्या आते हैं, यूग्लिनाइट के बारे में आपको समझाते हैं। यूग्लिनाइट, डायनोफ्लैगेलेट्स हो गया, क्राइजोफाइट्स हो गया, यूग्लिनाइट, और उसके बाद में स्लाइम मोड, फिर शुरू होता है क्या, प्रोटोजोवंस, ठीक है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुकना पड़ा। आप लोग देख रहे हो क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। हुआ क्या कि कुछ दिमाग में आया कि इसको जो है थोड़ा मॉडिफाई करके देखते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस हुए वो आपको दिख रहा होगा। पहले जो बोर्ड था वो उसमें थोड़ा जूम कम था, जूम कम किया था, लेकिन थोड़ा जूम करके अब क्या है कि इसको पूरा कोशिश किया कि पूरा आ जाए फ्रेम में। ये चीजें की है यहाँ पर। तो जो भी है, बस आप लोगों को तो मतलब आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ये सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो पहले क्या है कि अभी तक आप यूग्लिना शुरू करेंगे, ठीक है। यूग्लिना में यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जो वो कौन सी है, पहले ही गलत, क्या ही बताया जाए भाई, पहले ही गलत है। हैबिटेट, तो हैबिटेट में क्या होता है, जो यूग्लिना होती है, ये आप लोगों को पता है, यूग्लिना जो होती है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, और साथ ही में क्या होता है, ये स्टेगनेंट वाटर में पाई जाती है। स्टेगनेंट वाटर मतलब जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें पाई जाती है, ये रुका हुआ जो पानी होता है उसमें पाई जाती है यूग्लिना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हैबिटेट क्या है इसका, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एंड स्टेगनेंट वाटर, फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर, फ्रेश वाटर, और जो रुका हुआ पानी होता है उसमें फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर में ये पाई जाती है। ये हो गया, ठीक है। बेसिकली अगर क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन बनता तो ये स्टेगनेंट वाटर, ये पूरी लाइन आती है कि मतलब इसका हैबिटेट क्या है।
फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर, उसमें मरीन वाटर भी बीच बीच में दे देते हैं, बीच में उसमें मरीन वाटर भी उसमें डाल देते हैं ताकि कंफ्यूज कर सकें, ठीक है। और होता क्या अभी तक पढ़ते आए हैं फ्रेश वाटर मरीन वाटर, फ्रेश वाटर मरीन वाटर, तो कंफ्यूजन में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं, फ्रेश वाटर मरीन वाटर लगा देते हैं। लेकिन होता क्या है इसमें, फ्रेश वाटर और ये स्टिग्नेंट वाटर, मतलब फ्रेश वाटर में जो ठहरा हुआ पानी होता है, फ्रेश वाटर जो होता है ठहरा हुआ पानी, उसे बोलते हैं स्टिग्नेंट वाटर, वहां पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर की बात करते हैं अगर हम, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे कि एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे फिगर बना है ये, ठीक है, आप देखेंगे भी तो कुछ ऐसे फिगर बना है ये, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फिगर बना है। और इसके ऊपर एक चीज हम आपको और दिखा रहे हैं, क्या चीज, ये है, अरे ओवरलैप कर जा रही है, ये क्या है, ठीक है। और ये क्या है, ये बनाए हैं पेलिकल की लेयर बनाए हैं, ठीक है, ये पेलिकल की लेयर है। और इसमें एक जो फ्लेजिला होता है वो आप देखेंगे तो कुछ एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दे रखा है और एक ऐसे दे रखा है, मतलब आपको एक लॉन्ग फ्लेजिला और एक शॉर्ट फ्लेजिला दिखाना है फिगर में, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, एक लॉन्ग फ्लेजिला और एक शॉर्ट फ्लेजिला आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। ये क्या है, जो ब्लू लाइन से जो बनाए हैं, ये है, क्या है, पेलिकल, पेलिकल मतलब प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन रिच लेयर, ये प्रोटीन रिच लेयर है, ये पेलिकल जो होती है प्रोटीन रिच लेयर होती है। इसमें क्या होता है, सेलवाल एब्सेंट होती है, सेलवाल की जगह पे ये प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं, इसको हम पेलिकल बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, हैबिटाट हो गया, हैबिटाट कहाँ पर पाई जाती है, फ्रेश वाटर में, स्टेगनेंट वाटर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर इसका ये है, आपको देख लें, ये क्या है, ये एक लॉन्ग फ्लेजिला है, ये इसका स्मॉल फ्लेजिला है, ठीक है। और ये ऊपर से जो ब्लू लाइन से दिखाए हैं, ये अब ये क्या है, पेलिकल है, ये इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, पेलिकल होती है। और पेलिकल का जो होता है, पेलिकल का वर्क क्या होता है, उसका रोल क्या है इसमें, पेलिकल जो होती है बेसिकली उसका रोल होता है कि इसकी जो बॉडी होती है यूग्लिना की, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है पेलिकल। ये क्या होती है, इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्या, सेल वॉल, ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर, अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल तो ये आपको भी पता है, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसकी जगह पे क्या पाया जाता है, पेलिकल की लेयर पाई जाती है, ये हो गया सेल वॉल, इसको हम क्या कहेंगे, एब्सेंट, क्या होगी, एब्सेंट होगी सेल वॉल, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या हो जाएगी, पेलिकल की लेयर पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट। अभी जो प्रोटीन रिच लेयर होती है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट, नोन एज, इसे क्या बोलेंगे, पेलिकल, which provide provide flexibility, 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 flexibility in the body, ठीक है। तो इसका एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, इसमें क्या था, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोन,
उससे हम क्या बोलेंगे, पेलिकल बोलते हैं। और जो पेलिकल होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, क्या करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगी। ये हो गया सेल वॉल। इसके बाद में अगली जो हेडिंग है वो क्या होगी, फ्लैजिला। पहले हैबिटाट, उसके बाद में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद में सेल वॉल, सेल वॉल के बाद में फ्लैजिला, फ्लैजिला के बाद में क्या होगा, पिगमेंट, पिगमेंट के बाद में फूड स्टोरेज, फूड, न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरीके से आपको सीक्वेंस में चलना है। अभी क्या है, फ्लैजिला। इससे देखो सीक्वेंस में इसलिए मैं बताता हूँ, सीक्वेंस का एक रीजन ये रहता है कि इससे चीजें याद वो जल्दी होंगी, आपको रिकॉल वो जल्दी होगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। और सेट का मतलब तो समझते हो सब लोग बहुत अच्छे से। फ्लैजिला दो होंगे, फ्लैजिला टू, दो होंगे, और वो भी कैसे होंगे, हेट्रोकॉन्ट होंगे। दो होते हैं वो भी हेट्रोकॉन्ट होते हैं, ठीक है। हेट्रोकॉन्ट मतलब डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट लेंथ के, ठीक है। दो होंगे, हेट्रोकॉन्ट होंगे, डिफरेंट इन लेंथ, ठीक है। डिफरेंट इन लेंथ तो इतना सफिशिएंट है। अब लेंथ में डिफरेंट, इसका मतलब एक बड़ा छोटा तो वो होगा ही होगा, इतना उससे क्या ही है, ठीक है। तो इतना समझदार हो ही, अगर नीट की तैयारी करे तो इतना समझते हो कि डिफरेंट इन लेंथ लगा दिए, लिख दिए, तो इसका मतलब ये है कि एक लेंथ में बड़ा है, एक लेंथ में छोटा है कि नहीं। तो अब इसके बाद में फ्लैजिला के बाद में जो अगली हेडिंग है वो कौन सी आएगी, अगली हेडिंग सेल वॉल हो गया, फ्लैजिला हो गया। इसके बाद में पिगमेंट, इसमें किस तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं, तो इसमें जो होता है आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज, एक लाइन लिखी है इसमें कि जो पिगमेंट होते हैं यूग्लिनॉइड में, तो पिगमेंट वो कैसे होते हैं, लाइक हायर प्लांट, मतलब हायर प्लांट की तरफ पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए एंड बी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है। और एक चीज और है कि जहां पर क्लोरोफिल ए होगी, आप जानते हो उसकी विशेषता, स्पेशलिटी क्या है। जहां पर भी क्लोरोफिल ए होगी वो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगी वहां पर, ठीक है। वहां पर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बाद में क्या है, ये हेडिंग डालते हैं यहाँ पर पिगमेंट, पिगमेंट, ठीक है। अब इसमें पिगमेंट क्या होगा, ठीक है, लिखेंगे हम सेम एज हायर प्लांट, मतलब जैसे हायर प्लांट में पाया जाता है उस तरीके से इसमें भी पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन सा होगा, एक तो क्लोरोफिल ए ले लो एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें पिगमेंट पाया जाता है। अच्छा पिगमेंट, तो यहाँ तक तो मतलब पिगमेंट पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो बनता है, एक और इम्पोर्टेंट इसमें चीज है, वो होता है पेलगिल को लेके, कि इसमें सेल वॉल पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो प्रोटीनेशियस मतलब उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीनेशियस रिच, प्रोटीन रिच लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसे पेलगिल बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पिगमेंट हो गया। अब पिगमेंट के बाद में अब अगली जो हेडिंग है वो क्या आएगी, अब अगली हेडिंग जो है वो डालते हैं यहाँ पर पिगमेंट के बाद में, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब अगली जो हेडिंग है उसको हम यहाँ पर डालते हैं, कौन सा, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तब क्या किस तरीके से न्यूट्रिशन पाया जाता है, मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब मेक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या होगा, मेक्सोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दोनों तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाएगा। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर सनलाइट एब्सेंट है तब ये क्या करते हैं, तो वहां पर ये क्या करेंगे, हेटरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तब तो ये मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो इसमें क्या पाया जा रहा है, पिगमेंट पाया जा रहा है, क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, बी पाया जा रहा है, ठीक है। तब तो ये बिहेव करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तब तक, तो प्लांट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन
अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेंगे? तो फोटोसिंथेसिस में नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करते हैं ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं और एनिमल लाइक फीचर की तरह शो करते हैं ये। तो क्या करेंगे, ये स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म पर फीड करेंगे, ठीक है, वहां से फीड करते हैं ये, ठीक। तो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलता है। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब डुअल, दोनों तरीके का न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, मतलब इसमें दोनों तरीके का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। तो यार गर्मी बहुत हो रही है, तो समस्या है, थोड़ा ठंडी हो कुछ तब काम चले, ठीक है। मिक्सोट्रॉपिक इनमें न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। मतलब मिक्सोट्रॉपिक का मतलब यहाँ पर अगर दे दे आर दे आर क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करेंगे, ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं ये, ठीक है। इसको ढंग से लिख देंगे, कुछ लोग समझ भी नहीं पाएंगे, पता लग रहा, ठीक है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो ये दोनों तरीके का न्यूट्रिशन करेंगे, ठीक है। कैसे? दे आर फोटो synthetic, they are photosynthetic in the presence of sunlight। जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तब ये कैसा बिहेव करेंगे, फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करेंगे। मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, जब सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे उस टाइम पर, ठीक है। तब क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे ये और अपना खाना बना लेंगे। लेकिन जब क्या होगा, जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तब क्या करेंगे, अब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे ये और कैसे खाना बनाएंगे? तब उस टाइम पर ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, ठीक है। absence of sunlight, जो सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, absence of sunlight, they behave as कैसे, हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तब ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं जब इनमें क्या होता है, सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पर ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। मतलब ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं। चलो अच्छा ये भी लिख देते हैं, एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉप्स एंड फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म पर फीड करेंगे ये, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा हमारी समझ से कि अगर सनलाइट प्रेजेंट है तब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना खाना बना लेंगे। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तब ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे और स्मॉल ऑर्गेनिज्म पर फीड करेंगे और अपना खाना इस तरीके से बनाते हैं। बनाते क्या, मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे फीड ही करते हैं ये, ठीक। तो यहाँ पर ये न्यूट्रिशन का हो गया। इसके बाद में इनमें स्टोरेज फूड क्या रहता है, इतना आप नोट करिए, उसके बाद में बताते हैं स्टोरेज फूड क्या रहेगा इनमें, ठीक। अब उसके बाद में स्टोरेज फूड इनमें क्या रहेगा, जो इनका स्टोरेज फूड होता है वो क्या होता है, वो होता है पैरामाइलिन, ठीक है। स्टोरेज फूड जो होगा वो क्या होगा, पैरामाइलिन, वो इनमें पैरामाइलिन होता है स्टोरेज फूड। तो उसको हम लिखेंगे स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड की बात करेंगे तो क्या होगा, पैरामाइलिन, ठीक है। पैरामाइलिन होता है स्टोरेज फूड।
और उसके बाद में अब रिप्रोडक्शन, अगली हेडिंग आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। स्टोरेज फूड की बात करते हैं तो स्टोरेज फूड इसमें पैरामाइलिन होता है, और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इसमें होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, हालांकि स्टोरेज फूड के बारे में पूछ लेते हैं इसमें कैसा रहता है, तो स्टोरेज फूड इसमें पैरामाइलिन होता है, स्टोरेज फूड इसमें पैरामाइलिन होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये कभी कोई क्वेश्चन आता है यहाँ से कि स्टोरेज फूड यूग्लिना में क्या रहता है। यूग्लिनाइट में स्टोरेज फूड क्या रहेगा, तो उसमें पैरामाइलिन रहेगा। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। अब बात आती है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ठीक है, यहां तक जो है आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जब सनलाइट प्रेजेंट है तब ये क्या करते हैं, तब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जब सनलाइट अब्सेंट होती है तब ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। मतलब इनमें क्या है कि ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं, प्लांट की तरह बिहेव करते हैं और एक एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इसलिए इनको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल इनको बोलते हैं हम, ओके। तो यहां पर इनको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, हम ये कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। वो आपको मैंने बताया कैसे, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इनको हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इनको हम बोलते हैं यूग्लिनाइट्स को, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में, यहाँ पर यूग्लिनाइट आपको कंप्लीट हो जाता है, ठीक। और इसके बाद में अब आते हैं हम आएंगे किस पर, स्लाइम मोल्ड्स पर। यहाँ पर जो भी आपको मैंने क्या बताया था, जो शुरुआत में चार्ट बनाया था उसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आपको बताया था, तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब शुरू होता है कौन सा, डिकम्पोजर शुरू होते हैं। तो डिकम्पोजर्स में केवल एक ही स्लाइम मोड्स है, उसी को मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर नोट करिए इसको। ये चीज है। अब इसके बाद में स्लाइम मोड्स, स्लाइम मोड्स मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड ही बदल देता हूँ, थोड़ा बोर्ड जो है थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ बोर्ड, कम से कम मतलब इससे थोड़ा बड़ा हो, ताकि पूरा फ्रेम में आ जाए और हम भी थोड़ा और दिखने लगे, अभी कम दिख रहे होंगे ना, तो ये चीज है। चलिए, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। अब स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया भी, स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे इनको हम, ठीक है। और इनमें कुछ करेक्टर क्या होते हैं, फंजाई की तरह होते हैं, और कुछ करेक्टर एनिमल की तरह भी होते हैं इनमें, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई एंड एनिमल इनको बोल सकते हैं हम। सबसे पहले क्या हम इनको बोलेंगे हम, तो हैबिटेट की बात करेंगे। अगर हैबिटेट की बात करते हैं इनमें, तो ये जो होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं, और सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, सेप्रोफाइट्स प्रोटिस्ट,
और उसके बाद में ये कहाँ पाए जाते हैं? सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट होते हैं। अब सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट होते हैं तो मैंने आपको एक शुरुआत में ही आपको थोड़ा सा बताया था कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो जब पेड़ की टहनी या फिर पत्ती गिर जाती है जमीन पर, तो उस पत्ती या टहनी पर ये ग्रो कर जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेसिकली, उसको ये कंज्यूम कर जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उसको हैं, जैसे फंजाई करता है। फंजाई क्या करता है, जैसे अभी ब्रेड रख दी है आपने, ठीक है, आपने ब्रेड ऐसे छोड़ दी किचन में, लापरवाह तो है ही आप लोग। अब हमने क्या किया, कुछ लोग जो बाहर रह रहे हैं इस तरीके से, अब उनको खाना बना, घर में तो मम्मी लोग होती हैं तो काफी साफ सफाई रखती हैं, लेकिन हम जो बाहर रह रहे होते हैं तो उनमें काफी लोग लापरवाह भी होते हैं। अब लाए ब्रेड, खाए पिए, डाल दिए, पड़ी है, कुछ दिन में देखेंगे आपको खून लग जाएगी वो, और धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। फिर सोचेंगे अरे यहाँ पर तो ब्रेड थी, है, इतने लापरवाह आप लोग हैं। तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है वो, डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है वो। अब वो बेसिकली क्या करती है फंजाई, अपने एंजाइम को क्या करेगी, उस पर डाल देती है ब्रेड के ऊपर, और ब्रेड फिर जो है वो जब डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है तो उसको क्या करती है ये, उसको फिर जो अपने उसको खा जाएगी ये, मतलब इस तरीके से फंजाई फीड करती है। तो उसी तरीके से कुछ स्लाइम मोल्ड्स का भी रहता है ये। अब कोई पत्ती गिर गई, या मतलब पत्ती गिर गई, सपोज पत्ती मान लो प्लांट की, तो उस पर एक वहां पर स्लाइम मोल्ड ग्रो करेगा। अब स्लाइम मोल्ड क्या करेगा, अपने एंजाइम को उस पर छोड़ेगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये खा जाएगा उसको, डाइजेस्ट हो जाएगी। फिर जो मतलब उसके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं तो वो ले लेता है ये इस तरीके से, और वहां पर क्या करना बनाएगा ये, मतलब एग्रीगेशन करता है अपना, वहां पर एग्रीगेशन करेगा ये, और एग्रीगेशन करके वहां पर प्लाज्मोडियम तैयार करता है अपना स्लाइम मोल्ड। अब प्लाज्मोडियम जब तैयार हो जाता है फिर क्या होता है, अब प्लाज्मोडियम कब ग्रो होता है, प्लाज्मोडियम तब बनता है जब कंडीशन क्या हो, अनुकूल हो, मतलब फेवरेबल कंडीशन हो। लेकिन अब हमेशा तो फेवरेबल कंडीशन होती नहीं है, जैसे क्या होता है कभी कभी, अभी देखो बहुत तेज से गर्मी हो रही थी जून में, है, तो क्या था, ऐसे क्या आप लोग निकल जा रहे थे बाहर, नहीं, आप ऐसा नहीं निकल पा रहे थे, सभी लोग अपना उठा उठा के, मम्मी हेलो, हाँ पापा हमें कूलर लेना है, फोन के तुरंत पापा कूलर लेना है, पापा तुरंत पैसा डाले, फटाक से कूलर ले आए, इंतजाम करने लगे, मतलब कंडीशन को फेवरेबल बनाने। लेकिन वो आपके लिए अगर कूलर ना लगा तो वो आपके लिए फेवरेबल नहीं कंडीशन है, वो अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी आपके प्रतिकूल कंडीशन है वो, ठीक है। तो ऐसे ही इसके लिए भी, स्लाइम मोड के लिए भी कभी ना कभी जो होती है अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है। उस टाइम पर क्या करता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है इसका, और डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या करता है, वो फ्लोटिंग बॉडी बनाता है, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी बनाता है। ये भी अपनी मतलब कुछ प्रतिक्रियाएं कर रहा होता है इसको, जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उससे बचने के लिए, नहीं तो पूरा पता लगा स्पीसीज खत्म हो जाएगी अगर कुछ करे ना ये तो। अब फ्रूटिंग बॉडी क्या करता है, जो फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है तो उसके टिप पर क्या होता है, स्पोर होते हैं, स्पोर लगे होते हैं। तो जो स्पोर होते हैं वो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे ही रहते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर ट्रिव वॉल होती है, ट्रिव वॉल होती है उनके ऊपर है। जब एयर आती है तो एयर के थ्रू वो डिस्पर्स हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और वहां पर जाके जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वहां पर जाके फिर से वो स्लाइम मोड्स में मतलब प्लाज्मोडियम बनाते हैं फिर से वो, ठीक है, फिर से प्लाज्मोडियम बना देते हैं जब वो फेवरेबल कंडीशन आती है उनकी। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है स्लाइम मोड्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। अब स्लाइम मोड्स की बात करें तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट होते हैं, और ये कहां पर पाए जाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन है, डिकेइंग ट्विग्स एंड कहां पर, लीफ। जो ये डिकेइंग ट्विग्स, इसको तो ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है ये, कि जो भी मतलब प्लांट से कोई टहनी गिर गई या पत्ती गिर गई उस पर ये ग्रो कर जाते हैं,
डिकेइंग ट्विग्स एंड लीफ पर पाए जाते हैं। और एनसीईआरटी में फिगर भी बना है, जो आप देखेंगे तो उनका कुछ फिगर ऐसे बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करते हैं हैबिटाट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे इनका फिगर ऐसे ऐसे बना है, आप देखेंगे ऐसे इस तरीके से एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, ऐसे कुछ बना हुआ है फिगर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का फिगर बना हुआ है। अब स्ट्रक्चर के बाद में इसी में कुछ इसके पॉइंट है, अलग से कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। सलवाल एब्सेंट होती है, इसमें सलवाल की अगर बात करते हैं तो सलवाल की बात करते हैं तो एब्सेंट होती है, ठीक है, सलवाल इसमें एब्सेंट होती है। लेकिन इसी में हम कुछ स्ट्रक्चर मतलब लाइफ साइकिल आपको लिखवा देते हैं यहीं पर, कैसे कैसे मतलब इसकी लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है, वो यहीं पर हम लिखवा दे रहे हैं आपको। स्लाइम मोल्ड्स, वैसे काफी लोगों का हम रूम देखे हैं स्टूडेंट लोगों का, तो अच्छा भी होता है, हमने देखा कि काफी व्यवस्थित करके रखते हैं। एक हमारा फ्रेंड है, तो उसके रूम पर अगर कभी पहुंच जाएं तो जैसे लगता है कि कोई लेडीज रह रही हो वहां पर, इस तरीके से पोछा एकदम रूम में, और ऐसे कपड़े एकदम सब व्यवस्थित तरीके से रखे हैं, खाना पीना वो ढंग से बन रहा है, एकदम A1 तरीके से सब चलता है उसका। हाँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई थोड़ा वो अपने हिसाब से चलती है उसकी। देखिए उसका रूम कभी मतलब ऐसे कहीं नहीं देखे कि कोई कपड़ा उधर पड़ा हो या कुछ उधर पड़ा हो, इस तरीके से झाड़ू लगाना पोछा मारना एकदम A1 क्वालिटी की सब रहती है। अब कुछ स्टूडेंट के रूम पर चले जाओ तो वहां पर क्या होता है कि ऐसे कहीं बैठ भी नहीं सकते हो, कितना स्मेल आती है रूम से, पता लग रहा है। चादर वो पड़ी है उधर, और बुक्स वगैरह वो पड़ी हैं कहीं भी, और जहाँ जहाँ पढ़े लिखे थोड़ा जहाँ पढ़े लिखे वहीं डाल दिए उसको। ये नहीं होता है कि उसको उठा के रख देते हैं, कुछ नहीं होता है इस तरीके से। और अगर उनसे कहो तो एक चीज उनकी लाइन होती है ना कि अगर अगर हम यही सब करेंगे तो स्टूडेंट फिर दिखेंगे कैसे। अच्छा आप लोगों में क्या है, क्या ऐसे आप लोग भी सोचते हैं क्या ऐसे, जो मतलब बाहर रह रहे हैं, आप लोग बताइए कि आप लोग भी ऐसे सोचते हैं क्या? कितने लोग ऐसे हैं ये सोचते हैं कि मतलब जो ऐसे इनका रूम थोड़ा अव्यवस्थित रहता है, इधर उधर चीजें पड़ी रहती हैं, तो बेसिकली वो इसीलिए होती है कि मतलब एक स्टूडेंट दिखे थोड़ा। कमेंट करके जरूर बताइए आप, कमेंट जरूर करिएगा। तो अब आते हैं स्लाइम मोड्स के केस, लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं। क्या होता है, ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन बनाते हैं, और जब एग्रीगेशन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये एग्रीगेशन, दे फॉर्म एग्रीगेशन, ब्लैक से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी लाइन है ना तो पता नहीं चलता है फिर। ब्लू उतना जो है साइन नहीं करता है, दिखता नहीं बढ़िया से। दे एग्रीगेशन, ठीक है, दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे उसे, प्लाज्मोडियम बोलेंगे उसे हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तब क्या करेगा, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम क्या होगा, डिफरेंशिएट कर जाएगा, डिफरेंशिएट, ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, ये क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। जब
फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, तब क्या होते हैं, फ्लोटिंग बॉडीज बनाते हैं। फ्लोटिंग बॉडीज, अब फ्लोटिंग बॉडी क्या करते हैं, फ्लोटिंग बॉडीज, अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लोटिंग बॉडीज जो होती हैं उनके टिप पर, उनके टिप पर क्या होता है, स्पोर वो लगे होते हैं। फ्लोटिंग बॉडीज बियर्स, फ्लोटिंग बॉडीज, फ्लोटिंग बॉडीज बियर्स स्पोर्स, फ्लोटिंग बॉडीज बियर्स स्पोर्स ऑन देयर टिप, मतलब इसके टिप पर, इसके टिप पर जो होता है फ्लोटिंग बॉडीज, फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं बियर्स स्पोर्स ऑन देयर टिप, मतलब इसकी जो टिप होती है उस पर पाए जाते हैं, ठीक है, इसके टिप पर पाए जाते हैं स्पोर्स। अब ये स्पोर्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, ट्रू वॉल होती है, ठीक है, इनमें ट्रू वॉल होती है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। पहले दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, पहले क्या बनाएंगे, एग्रीगेट होके प्लाज्मोडियम बना देते हैं, उसके बाद में प्लाज्मोडियम बनाने के बाद में जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और डिफरेंशिएट होके ये फ्लोटिंग बॉडी बना देते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग बॉडी कब बनती है, क्वेश्चन आता है, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्लोटिंग बॉडी बनती है। फ्लोटिंग बॉडी कब बनेगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी कब बनेगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, इतना आप याद कर लीजिए, ठीक है। और स्पोर कहाँ लगे होते हैं, ये पूछते हैं, प्लाज्मोडियम पे लगे होते हैं या फ्लोटिंग बॉडी पे लगे होते हैं, ये पूछते हैं। तो जो स्पोर होते हैं वो फ्लोटिंग बॉडी पर पाए जाते हैं, जो फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं उन पर पाए जाते हैं स्पोर, स्पोर होते हैं फ्लोटिंग बॉडीज पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इतना नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके बाद में, अब स्पोर तो लग गए हैं, अब स्पोर क्या होते हैं कि स्पोर पर ट्रू वॉल होती है, स्पोर के ऊपर ट्रू वॉल होती है, ऐसा नहीं कि प्लाज्मोडियम के ऊपर स्लाइम मोल्ड में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ से भी यूकेरियोट्स पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अब यूकेरियोट्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर सेल वॉल तो नहीं पाई जाएगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगली लाइन क्या थी, स्पोर जो होते हैं, स्पोर हैव ट्रू वॉल, इसको स्पोर के पास में क्या होता है, ट्रू वॉल होती है। स्पोर डिस्पर्स स्पोर डिस्पर्स, स्पोर डिस्पर्स बाय, स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट, एयर करंट, करंट का मतलब बता ही दिए थे आपको, जहां पर भी फ्लो होता है उसे करंट बोलते हैं, वाटर करंट, पानी जो बह रहा है फ्लो से उसको वाटर करंट बोल देंगे, हवा बह रही है, हवा चल रही है, उसको भी हम क्या बोल देंगे, एयर करंट बोल देंगे, ठीक है। तो एयर करंट में ये डिस्पर्स होते हैं और कहीं पर जाके ये वहां पर प्लाज्मोडियम को रोके प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया स्लाइम मोल्ड, इसकी लाइफ साइकिल हो गई। अब आते हैं सेल वॉल की बात करते हैं। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल इसमें क्या होती है, अगर हम यहाँ पर सेल वॉल की बात करते हैं तो क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होती है, यहाँ पर सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी, सेल वॉल एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर स्लाइमर सॉफ्टवेयर, यहीं से क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत ज्यादा है नहीं स्लाइमर से, जैसे माइक्रो प्लाज्मा, जैसे माइक्रो प्लाज्मा आपको पढ़ाए थे, वहां पर कुछ लाइनें वो एकदम क्लियर थी, क्वेश्चन बनेगा नीट में तो यहीं से बनेगा। इसी तरीके से स्लाइम मोड में भी कुछ लाइनें जो होती हैं वो क्लियर हैं, अगर एनटीए पूछेगा, कोई क्वेश्चन बनाएगा वहां पेपर में कुछ पूछेगा तो वही लाइनों से पूछेगा, जैसे प्लाज्मोडियम जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्लोटिंग बॉडीज बनती हैं, स्पोर कहाँ पाए जाते हैं, फ्लोटिंग बॉडी के स्पोर पाए जाते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट पूछ लेता है, बस वही लाइनों में घुमाया फिराया करता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता इसमें। तो यहाँ पर ये स्लाइम मोड कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद में
थोड़ा सा आते हैं किस पर, अब आते हैं किस पर, स्लाइम मोड्स के बाद में प्रोटोजोआ पर आते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। यहाँ हेडिंग डालते हैं प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये, ठीक है। प्रोटोजोआ जो होते हैं, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। यहाँ पर और एक चीज और है, हाँ, प्रोटोजोआ जो होते हैं बेसिकली हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इसमें एनिमल लाइक फीचर पाए जाते हैं, ये प्रेडेटर एंड पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें एनिमल लाइक फीचर पाए जाते हैं मतलब प्रिमिटिव रिलेटेड टू एनिमल, ये पूर्वज हैं एनिमल के, ठीक है। प्रिमिटिव रिलेटेड टू एनिमल मतलब ये एनिमल के पूर्वज हैं, ठीक। एनिमल से इनमें मिलते जुलते कैरेक्टर रहते हैं। अब एनिमल के मतलब क्या होते हैं, रिलेटिव्स हैं पुराने, तो इसलिए क्या होगा कि इनमें भी कुछ उसी तरीके के कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे कि सेल वाल एब्सेंट होना, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इनमें कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो एनिमल लाइक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम, क्या होते हैं ये, all are हेटेरोट्रॉफिक। जितने भी होते हैं ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। और दे आर दे आर प्रेडेटर दे आर प्रेडेटर शंभू दे आर, एक सेकेंड, प्रेडेटर्स, दे आर प्रेडेटर्स एंड, और क्या होंगे, पैरासाइट्स, दे आर प्रेडेटर एंड पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स होते हैं, ठीक। अब एक लाइन और है इसमें, ये ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और क्या होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ये मतलब क्या होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं मतलब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। ये पैरासाइट का मतलब किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये फीड करते हैं, ये रह के अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक। इसे पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जो है प्रिमिटिव प्रिमिटिव रिलेटिव प्रिमिटिव रिलेटिव टू एनिमल, कि ये जो होते हैं एनिमल के क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव हैं, यानी पुराने ये रिलेटिव हैं, पता है आपके आपके पुराने रिलेटिव हैं ये, समझ रहे होंगे। तो अब जब आपके रिलेटिव हैं तो इनमें कैरेक्टर भी आपके जैसे पाए जाते होंगे, जैसे कि इसको रफ करते हैं फिर बताते हैं, ठीक। जैसे कि अब ऐसा नहीं कि जैसे आप डाल देते हो अपने कपड़े इतनी तरफ के पकड़ देते हो, वैसे ये भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ मिल करेक्टर आपके होते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालो बेसिक फीचर। अब बेसिक फीचर में जैसे कि क्या होता है, इसमें कुछ एनिमल लाइक फीचर पाते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, एनिमल लाइक फीचर कौन से होते हैं,
एनिमल लाइफ फीचर जैसे कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होना और ट्रू न्यूक्लियस का पाया जाना, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पाया जाना। ये कुछ एनिमल लाइफ फीचर होते हैं। सेल वॉल का एब्सेंट होना, ट्रू न्यूक्लियस का पाया जाना और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसे पाया जाना। ये क्या है, इसके बेसिक फीचर होते हैं प्रोटोजोआ के, ठीक है। एनिमल लाइफ फीचर इसमें पाए जाते हैं। ये हो गया। अब आते हैं इसके बाद में, चलो अब ये आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर अगले टर्म पे पढ़ाते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं, हाँ, दीज आर 4 टाइप। एक तो हेमीवाइड प्रोटोजोन होते हैं, फिर उसका सिलेटेड प्रोटोजोन होते हैं, और एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होते हैं, और एक स्पोरोजोन्स होते हैं, ठीक है। ये सब आपको मैं अगले टर्म पे पढ़ाता हूँ। और अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप फिर से बता दीजिए। उसको मैं जरूर आपको फिर से सारी चीजें रिवाइज करके उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। और कहीं पर भी किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक। लेकिन कमेंट जरूर करिएगा आप, तो कमेंट करते हैं जब आप, तभी पता चलेगा ना हमको कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, और फिर उससे मैं सही से यहाँ पर बोर्ड पर समझाऊंगा आपको। ओके, ठीक है, इसे नोट करें। धन्यवाद, थैंक यू।